हेलो दोस्तों। तो राजस्थान जियोग्राफी की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर है सिंचाई परियोजनाएं। तो पहले अपन बात करें कि सिंचाई के माध्यम या साधन कौन कौन से हो सकते हैं और इन परियोजनाओं का वर्गीकरण। अब हम पहले की बात करें कि सिंचाई के माध्यम और साधन कौन कौन से हैं जो अधिकांशतः राजस्थान में यूज किए जाते हैं। तो पहला नलकूप है, दूसरा है नहर द्वारा सिंचाई, तीसरा है कुओं द्वारा और चौथा है तालाब द्वारा। तो जो नलकूप द्वारा सिंचाई है वो लगभग 42% एरिया में की जाती है और सर्वाधिक की जाती है जयपुर में। और नहर द्वारा सिंचाई है जिसको बेसिकली अपने को आगे डिटेल में पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा की जाती है श्रीगंगानगर में। कुओं द्वारा सिंचाई है वो 24% एरिया में की जाती है और सबसे ज़्यादा जयपुर में की जाती है। तालाब द्वारा सिंचाई है जो 1% एरिया में की जाती है और सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में की जाती है। तो आगे देखिए सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। पहला है लघु सिंचाई परियोजनाएं। जो परियोजनाएं 0 से लेके 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल को कवर करती है उन्हें लघु सिंचाई परियोजनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कितने क्षेत्र को कवर करती है? 2000 से लेके 10,000 तक। और वृहद सिंचाई परियोजनाएं 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्र कवर करती है। सिंचाई में सर्वाधिक योगदान किसका है? लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। मतलब जितनी भी सिंचाई राजस्थान में की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर सिंचाई की जाती है तो वो लघु सिंचाई परियोजनाओं की द्वारा। अब बात करें कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। वे परियोजनाएं जिनके उद्देश्य दो या दो से अधिक हों। नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर, टेम्पल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया या मॉडर्न इंडिया, नेहरू जी ने क्या था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ये संज्ञा दी थी। अब बात करें पहली बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगर देश में देखें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो जो 1948 में तैयार हुई थी। ये किस योजना से प्रेरित होकर ये बनी थी? यूएसए के अंदर एक परियोजना चलाई गई थी, टेनेसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई थी जिस पे बांध वगैरह बनाए गए, वहाँ से नहरें निकाली गई सिंचाई के लिए, बिजली उत्पादन किया गया वहाँ से। तो उसी से प्रेरित होकर उसको देखकर देश में पहली योजना बनी थी बहुउद्देशीय परियोजना जो 1948 में बनी दामोदर नदी घाटी पर। राजस्थान में पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? गंग नहर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो पहली है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं और दूसरे प्रकार की जो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन सी है? नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यहाँ पे मैंने मैप के अंदर सभी प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं एक साथ उनको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए अगर अपन नीचे से बात करें तो जैसे मैं आपको माही नदी के बारे में पढ़ा चुका हूँ कि इस पे 3 मुख्य बांध है, 3 बांधों से ज़्यादा बने हुए हैं पर 3 मुख्य बांध है। ये चंबल नदी पे आपको अगर याद हो तो बाईं तरफ से नहर निकाली गई है चंबल नदी पे।
ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो यहाँ से भाखड़ा बांध, ये नांगल बांध है, ये भाखड़ा नहर है, हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश कर दी है। गोविंद सागर झील बनी हुई है, ये सतलज नदी पे बनी हुई परियोजना है, जिसको अपन आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो पहली परियोजना जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना, ये किस किस के सहयोग से बनाई गई थी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.2%। इस परियोजना को बनाने में वित्त, जो पैसा लगा था, उसमें से 15.2% राजस्थान ने दिया था, क्योंकि हमारे राजस्थान में भी भाखड़ा नहर का पानी आता है। तीनों राज्यों को लाभ भी हुआ और तीनों राज्यों ने उसी अकॉर्डिंग पैसे भी लगाए। इसलिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी के लिए लड़ाई भी चलती रहती है कि जितना पैसा लगाया गया था उतना पानी पंजाब हमें नहीं दे रहा है। कौन सी नदी पर बनाई गई थी? सतलज नदी पे बांध बना के और नहरें बनाई गई, और वो पानी आगे सिंचाई में यूज किया जाता है। आगे अगर अपन बात करें तो भाखड़ा बांध, जो कि मैंने पहले बताया, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सतलज नदी पे बांध बनाया गया था। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, 226 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ये आप छोड़ सकते हो याद ना रखना चाहो तो। नेहरू जी के द्वारा भाखड़ा बांध को क्या बोला गया था? चमत्कारी विराट वस्तु। और जो ये बांध बनाने से, इस बांध के आगे सतलज नदी में जिस झील का निर्माण हुआ है उसे क्या बोला जाता है? गोविंद सागर झील। हिमाचल में भाखड़ा बांध के पीछे बनी हुई झील है ये। जो नांगल बांध है वो पंजाब के रोपड़ में पड़ता है। रोपड़ पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है। इस बांध से क्या दो नहरें निकाली गई हैं। दाई नहर का नाम क्या है? बीस्त नहर। और बाई नहर का नाम क्या है? भाखड़ा नहर, जो आगे जाके राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ से। तो आगे देखते हैं अपन। दूसरी कौन सी योजना है? रावी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि व्यास नदी पे बनी हुई है। तो इसको व्यास बहुउद्देशीय परियोजना भी बोला जाता है। इसमें रावी नदी का भी हिस्सा है, पर मेन रोल जो है वो व्यास नदी का है। किन किन राज्यों के सहयोग से? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान को क्या लाभ है व्यास परियोजना से? जो पोंग बांध है उससे 59% पानी राजस्थान को मिलता है, और जो पड़ोहो बांध है उसका 20% पानी राजस्थान को मिलता है। शीत ऋतु में जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी होती है तो उसमें जल आपूर्ति कैसे की जाती है? व्यास के पोंग बांध से की जाती है, जिससे राजस्थान को कौन सा लगभग 60% हिस्सा मिलता है। रावी व्यास परियोजना में क्या है कि पानी पे समझौता किया गया। ये 59% और ये 20% कब डिसाइड किया गया था? इसके लिए दो समझौते हुए थे। राजीव गांधी लोगोवाला समझौता 1985 में हुआ, और इसके लिए एक आयोग बना, इराडी आयोग, 1986 में। तब ये पानी की मात्रा राजस्थान के लिए निर्धारित की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का संबंध किससे है? रावी व्यास परियोजना से है। तीसरे नंबर की परियोजना आती है माही बहुउद्देशीय परियोजना, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि इसमें राजस्थान और गुजरात का हिस्सा लगा, और उस जो हिस्सा उन्होंने लगाया उसी के अकॉर्डिंग उनको उससे उत्पादित होने वाले पानी
प्लस बिजली के यूज करने की छूट है। राजस्थान का 45% हिस्सा इसमें और गुजरात का 55%। इस परियोजना के माही नदी पर 3 बांध बनाए गए थे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहला बांध कौन सा है, माही बजाज सागर, ये बांसवाड़ा में है। राजस्थान के सबसे लंबी बांध है ये आदिवासी क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये फैक्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको याद होगा। तो एक तरह से यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक, तो दूसरा बांध है जो इस पे कौन सा है, कागदी पिकअप बांध, ये भी बांसवाड़ा में है। इसे माही का पिकअप बांध बोला जाता है। पिकअप बांध का मतलब क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको स्काडा प्रणाली बोलते हैं। उसके द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाता है और नहरों में छोड़ा जाता है। तीसरा बांध कौन सा है, कंडाना बांध, ये गुजरात के अंदर है और माही नदी पे है। और माही नदी से सिंचाई के अलावा जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 25 मेगावाट की 2 यूनिट और 45 मेगावाट की 2 यूनिट, टोटल जो उत्पादन है वो 140 मेगावाट का उत्पादन होता है माही बहुउद्देशीय परियोजना से। चौथी जो परियोजना है वो है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, जो कौन कौन से राज्यों के बीच में है, राजस्थान और एमपी के बीच में, क्योंकि चंबल नदी एमपी की विंध्याचल पर्वतमाला से ही निकलती है। विंध्याचल पर्वत एमपी, दोनों का आधा आधा हिस्सा, 50-50% दोनों ने लगाया इसे। इस परियोजना में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण हुआ है, जो ये परियोजना भी मैंने आपको पहले बताई है। तो पहले चरण में कौन से बांध बने थे, आपको अगर याद हो तो गांधी सागर और कोटा बैराज। मतलब अगर नदी के उद्गम से लेकर बात करें तो यहाँ पे गांधी सागर बांध है और यहाँ पे कोटा, और यहाँ पे राणा प्रताप सागर, और यहाँ पे जवाहर सागर। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ और तीसरे चरण में जवाहर सागर। बाकी इसकी डिटेल में आपको चंबल रिवर पढ़ाई थी मैंने, जब आपको तब पढ़ाई थी, वहाँ से आप और इसको डिटेल में देख सकते हैं। कोटा बैराज की अगर बात करें तो कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया, सिंचाई के लिए, नहरें निकालने के लिए। तो यहाँ पे 2 नहरें निकाली गई हैं, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर कोटा बूंदी के लिए और दाई नहर कोटा बारां और एमपी का एरिया कवर करती है। दाई नहर पे 14 लिफ्ट नहरें, जिसमें से 8 राजस्थान के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है। तो 8 नहरें किस राजस्थान के अंदर पड़ती है, उनका नाम दीपक, ट्रिक कौन क्या है इनके नाम याद रखने की, दीपक, गणेश, आ, सो, जा। तो द से दिंगोद लिफ्ट नहर, पै से पंचेल, कै से कचारी, गै से गणेशगढ़ लिफ्ट, ऐसे अत्ता माइनर लिफ्ट, सो से सोरखेड़ और जा से जालीपुर। ये लिफ्ट नहरों के नाम है। इनमें से आप 1-2 नाम याद रख लीजिएगा, सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो आपको ये दीपक, गणेश, अगर
आसोज या लाइन याद है तो आप उससे आपको नाम याद आ जाएगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट अपनी है नहर बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो नहरें कौन कौन सी निकाली गई हैं राजस्थान के अंदर वो अपन देखेंगे। ये डायग्राम आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पहली नहर कौन सी है। पहली नहर राजस्थान की है इंदिरा गांधी नहर। इसका उद्घाटन किया जाता है 31 मार्च 1958 को। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, उस समय के गृह मंत्री थे वो। कौन सी नदी पे बनी हुई है ये? सतलज और व्यास नदी पे हरीके बैराज। यहाँ पे जिस बैराज का निर्माण हुआ वो हरीके बैराज है। बैराज का मतलब होता है किसी भी नदी में बहने वाले पानी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए उस पानी को रोकना तथा कंट्रोल करना। किस किस उद्देश्य के लिए? सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए। आईजीएनपी के निर्माता कौन है? कंवर सेन, पंजाब के एक इंजीनियर थे। और ये सिंचित क्षेत्र कितना कवर करती है? 16.17 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र ये कवर करती है। तो आपको ऊपर डायग्राम में देख के पता चल रहा होगा कि ये आईजीएनपी सतलज नदी यहाँ पे पंजाब में हरीके बैराज बना हुआ है। यहाँ से ये आईजीएनपी नहर निकलती हुई आगे जाती है बाड़मेर तक। बाड़मेर तक ही क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्र इनको कवर करना था। और इधर बाड़मेर में कौन सी नहर आ जाती है? सरदार सरोवर बांध है गुजरात में, वहाँ से नर्मदा नहर, नर्मदा नदी निकलती है। उसके पानी को रोक के सरदार सरोवर बांध बनाया गया। उस पानी से नर्मदा नहर निकाली गई जो गुजरात में कुछ हिस्सा कवर करती है और कुछ हिस्सा बाड़मेर और जालोर का कवर करती है। उसके बाद यमुना नदी पे दो नहरें निकाली गई यमुना नदी से। एक का नाम भरतपुर नहर है, एक का नाम गुड़गांव नहर है, क्योंकि ये हरियाणा के गुड़गांव से होती हुई राजस्थान में आती है। एक और नहर परियोजना है जो राजस्थान की कौन सी है? राजीव गांधी सिंधमुख नहर या नौहर नहर। ये हनुमानगढ़ और चूरू का एरिया कवर करती है। ये नहर निकलती है नांगल बांध से, जो भाखड़ा और नांगल दो डैम मैंने आपको पहले बताए थे वहां से। एक और नहर है जिसे गंग नहर बोला जाता है, जो सतलज नदी से निकलती है और यहाँ पे राजस्थान के लगभग श्रीगंगानगर बीकानेर का एरिया कवर करती है। तो आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो अपन देख रहे थे इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में लगभग 400 किलोमीटर, 393 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ और दूसरे चरण में 256 किलोमीटर नहर बनी थी। पहले चरण में जो नहर बनी उसमें से 204 किलोमीटर नहर है जिसे फेज 1 नहर बोला जाता है या फीडर नहर बोला जाता है। फीडर नहर का मतलब क्या होता है कि ये 204 किलोमीटर है, इसके अंदर पानी का कोई यूज नहीं करता, ना तो इससे सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है ना कुछ और। तो ये फीडर नहर मानी जाती है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हरीके बैराज से मसीता वाली हेड है हनुमानगढ़ के अंदर, वहां तक है। दूसरी है जो फेज 2 नहर मानी जाती है, जिसे मुख्य नहर भी बोला जाता है,
वो है 189 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक है, मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से लेके दांतोर बीकानेर तक, बीच 189 किलोमीटर यह नहर है। उसके आगे 256 किलोमीटर नहर है जो दांतोर से मोहनगढ़ और मोहनगढ़ से बाद में गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। ठीक, तो आगे देखते हैं अपन। ये देखिए, ये हरीके विराज से ये फीडर नहर है। फीडर नहर की जो कुल लंबाई है 204 किलोमीटर, उसमें से 35 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। ये मसीता वाली हेड से आ गई हनुमानगढ़ तक, उसके बाद आ गई दांतोर, जिसको मुख्य नहर निर्माण गया था, या फेज 2, ये फेज 1। उसके दांतोर से आगे मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ से आगे बाड़मेर के गडरा रोड तक, ये फेज 3। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको शॉर्ट में क्या बोलना है, IGNP, की कुल लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। सिंचाई के लिए IGNP पर 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं निकाली गई हैं। ये जो 7 लिफ्ट नहरें हैं, इस पे 50 शब्दों का क्वेश्चन RS मेंस में आ चुका है, 5 नंबर का। तो ये 7 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है। IGNP क्या है कि सारी लिफ्ट नहरें बाईं तरफ है, ये ऐसे नहर बह रही है तो ये इसका बाईं तरफ का हुआ, क्योंकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है, तो इनमें पानी क्या है, लिफ्ट किया जाता है और फिर इन नहरों में छोड़ा जाता है। इनके नाम क्या हैं, चौधरी कुंभाराव, कंवर सेन, उसके बाद आती है जो पन्नालाल बारूपाल, उसके बाद तेजाजी, उसके बाद डॉक्टर करणी, उसके बाद गुरु जम्बेश्वर, उसके बाद जयनारायण व्यास। जो चौधरी कुंभाराव है वो बीकानेर, बी सब में क्यों लगा रखा है, क्योंकि बी बीकानेर सब नहरों के अंदर आएगा। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू 4 जिलों में पानी इसका यूज किया जाता है। कंवर सेन जो नहर है वो बीकानेर और श्रीगंगानगर 2 जिलों में। पन्नालाल बारूपाल जो नहर है उससे पानी छोड़ा जाता है नागौर और बीकानेर के अंदर। तेजाजी लिफ्ट नहर है जो केवल एक जिले को कवर करती है, वो है बीकानेर। डॉक्टर करनी जो नहर है वो बीकानेर और जोधपुर 2 जिलों को कवर करती है। गुरु जम्बेश्वर जो नहर है बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर 3 जिलों में आई है। जयनारायण व्यास जो नहर है वो जैसलमेर और जोधपुर 2 जिलों में पानी इसका छोड़ा जाता है। आगे इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसको आप याद रखना चाहें तो जो अपनी वर्णमाला है उसके पहले अक्षर से याद रख सकते हैं। कैसे कुंभाराव, टै से कोई नहर नहीं है, च से चौधरी बना सकते हो आप, तै से तेजाजी, पै से पन्नालाल बारूपाल, और गुरु से गुरु जम्बेश्वर, जय से जयनारायण व्यास। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इनको, या कोई और ट्रिक बनाना चाहें तो आप अपने शब्दों में बना लीजिए, पर याद जरूर रखिए आपको नहरों के नाम याद रहने चाहिए कि 7 लिफ्ट नहरें हैं, क्योंकि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोबारा भी पूछ सकते हैं।
अब इन लिफ्ट नहरों की थोड़ी थोड़ी डिटेल देखेंगे अपन। तो पहली नहर कौन सी है? कंवरसैन, जो आईजीएनपी की प्रथम लिफ्ट नहर व सबसे लंबी नहर है। ठीक। दूसरी कौन सी नहर है? चौधरी कुंभारा, जो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। जो तीसरे नंबर की नहर है पन्नूलाल बारूपाल, इस नहर पर नागौर के जायल गांव में डी फ्लोराइडीकरण पेयजल परियोजना चलाई गई थी, क्योंकि नागौर में जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत है, वो पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए उसको पीने योग्य बनाने के लिए। चौथी जो नहर है मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे छोटी नहर तेजाजी लिफ्ट नहर है, जो एक ही जिले को कवर करती है। वो कौन सा है? बीकानेर। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि आईजीएनपी की शाखाएं कितनी है, इसकी 9 शाखाएं हैं और सारी शाखाएं दाईं तरफ है, केवल एक शाखा को छोड़कर जो कि बाईं तरफ है। सॉरी, ऐसे नहर बह रही है ना, तो ये दाईं तरफ होगा और ये बाईं तरफ होगा। तो केवल एक शाखा है रावसर शाखा, जो हनुमानगढ़ में जिसका पानी यूज किया जाता है, वो इस तरफ है, बाकी सभी दाईं तरफ है। तो इन नहरों के नाम क्या हैं? सूरतगढ़, अनूपगढ़, 2 नहरें हैं जो श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट की आती है। आगे क्या है? दांतोर, पुंगल और बिरसलपुर, ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। जैसलमेर, चारणवाला, ये जैसलमेर और बीकानेर में है, चारणवाला इस नहर का नाम है। आगे की नहर है शहीद बिरबल और शहीद सागरमल गोपा, ये जैसलमेर के अंदर है। जो स्काडा सिस्टम मैंने आपको बताया था, उसमें पानी लिफ्ट भी किया जाता है और इसमें आईजीएनपी के पानी के वितरण और नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक को स्काडा सिस्टम कहा जाता है। पहली बार इस सिस्टम का यूज शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी को सटीक मापन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कि कितना पानी जा चुका है, और पानी को कंट्रोल करने के लिए जो डैम है, उनके गेट हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे किए गए हैं, तो इसे स्काडा सिस्टम बोलते हैं। आईजीएनपी की पेयजल लिफ्ट नहरें भी निकाल, जिनका पेयजल लिफ्ट किसे बोला जाता है? जिनका केवल उद्देश्य है पानी पीने की सुविधा उपलब्ध कराना, जिसका आप सिंचाई के लिए यूज नहीं कर सकते। वो कौन सी नहरें हैं? कंवरसैन पेयजल लिफ्ट नहर है। दूसरी कौन सी है? गांदेली साहिबा या आपनी परियोजना, जो कौन से जिलों को कवर करती है? चूरू और झुंझुनू को। अगली लिफ्ट नहर है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जोधपुर। इनका केवल उद्देश्य पीने का पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई नहीं है। अब देखते हैं कि आईजीएनपी से राजस्थान में क्या लाभ हुआ है राजस्थान को। इससे क्या हुआ है कि राजस्थान में सिंचाई बढ़ी तो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिससे क्या हुआ? किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। पानी लगेगा तो घास फूस बढ़ेगा, तो चारागाह भूमि बढ़ने के कारण पशु संपदा में बढ़ोतरी हुई और जैव विविधता में भी बढ़ोतरी हुई। पेड़ हैं, बागवानी है, जिससे जैव विविधता बढ़ी। मरुस्थलीकरण का नियंत्रण हुआ। क्यों? क्योंकि लोग फसलें बीजने लग गए, तो जो मरुस्थलीकरण है वो कंट्रोल में हुआ, आगे बढ़ने में से थोड़ा रुका। हालांकि पूर्णतः नहीं रुका है, अभी भी आगे बढ़ रहा है मरुस्थल, पर कुछ हद तक कंट्रोल हुआ।
पेयजल की जो समस्या थी पश्चिमी राजस्थान में, उसको ये दूर कर पाई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में अमृत क्रांति लाने वाली नहर। आईजीएनपी से जहाँ से पानी लिफ्ट किया जाता है, लिफ्ट नहर, वहाँ से जल उत्पादन, जल विद्युत का भी उत्पादन हुआ, औद्योगिक क्षेत्रों में पानी का वितरण कर पाए, और पानी होगा तो मत्स्य पालन होगा, मत्स्य पालन में बढ़ोतरी हुई, और इको टूरिज्म, इको टूरिज्म मतलब वहाँ की वनस्पति प्रकृति को देखने लोग आने लगे, इसे इको टूरिज्म बोला जाता है। ये मैंने कुछ फैक्ट लिखे हैं जो आप देख ले। राजस्थान में कम वनस्पति वाला जिला कौन सा है? चूरू। और नेचर पार्क कहाँ पे है? चूरू के अंदर ही है। और पर्यावरण का शत्रु कौन से पेड़ को माना जाता है? सफेदा को, यूकेलिप्टिस। और खेती का शत्रु किसे माना जाता है? जो मिंग, जो कृषि होती है उसे खेती का शत्रु माना जाता है। अब देखते हैं आईजीएनपी के नुकसान। अधिक सिंचाई के कारण लवणीयता की समस्या उत्पन्न हुई, जैसे कि आप देखेंगे कि श्री गंगानगर हो या हनुमानगढ़ हो, वहाँ की भूमि धीरे धीरे खराब हो रही है, उत्पादन उनका घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा खादें और बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से। वाटर लॉगिंग यानी सेम, सेम को क्या कहा जाता है? जलाक्रांता भी बोला जाता है। ये समस्या भी बढ़ी, जिसका मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई या जल रिसाव। आईजीएनपी के कारण मरुस्थलीय जैव विविधता में कमी आई। क्यों? पहले यहाँ पे मरुस्थल था तो वहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पति थी, तो उसमें कमी आई। हरित क्रांति के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी आई। ठीक, तो ये आपसे शो शब्द में इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक वरदान है या अभिशाप, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इकोनॉमिक सर्वे में से कुछ अगर परियोजना चल रही है जिससे इंदिरा गांधी नहर पे कोई परियोजना चलाई जा रही है या उसके होने वाले नुकसान हैं उनको कम करने के लिए कोई परियोजना चाहिए, उसको ऐड करना है और शो शब्दों में इसका आंसर लिखना है, जिसमें आप साइड में इंदिरा गांधी नहर का डायग्राम भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बना के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो दूसरी नहर की अगर अपन बात करें तो दूसरी नहर अपनी कौन सी है? गंग नहर। इसको अपन पढ़ दूसरे नंबर पे रहे हैं, ठीक है, पर ये सबसे विश्व की सबसे पहली पक्की नहर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण किया। कौन सी नदी से यह नहर निकाली गई है? सतलज नदी से। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है इसका? गंगानगर, इसीलिए इसका नाम गंग नहर पड़ा। इसकी विशेषता क्या है? गंग नहर पर सिंचाई के लिए निकाली गई लिफ्ट नहरें कौन कौन सी है? करणी, लक्ष्मी नारायण, समीजा और लालगढ़। गंग नहर क्या है? विश्व की पहली पक्की नहर है। तीसरे नंबर की अपन नहर देखें। एक और चीज़ बताता हूँ, गंग नहर के लिए ये बोला जाता है कि जमीन की जब जरूरत थी तो महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सिंह सवें गए थे लोगों से अनुरोध करने जमीन मांगने के लिए, और लोगों ने फ्री में जमीनें दी थी अपनी। ठीक, तो ये याद रखनी जरूरत नहीं है, पर मैं आपको वैसे ही, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, मैं तो उसमें कई बुक्स ऐसी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, वो फ्री टाइम में पढ़िएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, एक बुक है, उसमें राजस्थान की पुरानी प्रेम कहानियाँ राजा महाराजाओं या उनकी दासियों से, जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं राजस्थान की,
तो वहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। बहुत रोचक और अद्भुत प्रेम कहानी है राजस्थान की। तो अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या है राजीव गांधी नहर परियोजना, या राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, या नोहर नहर इसे बोला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। कौन सी नदी पे ये बनी हुई है? रावी एवं ब्यास नदी पे। और कौन कौन से जिलों को ये लाभान्वित करती है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की नौर और बादरा तहसील, और चूरू की राजगढ़ और शादुलपुर तहसील में। इस नहर के निर्माण में विदेशी सहयोग यूरोपियन संघ EU, यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया गया था। पर उसी टाइम क्या हुआ था कि 1999 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया जाता है। तो इसके बाद इन्होंने अपना सहयोग देना बंद कर दिया, क्योंकि हमने जो परमाणु परीक्षण किया था वो पूरी दुनिया से छिपके किया था। तो आर्थिक सहयोग इन्होंने बंद कर दिया था। बाद में यह नाबार्ड द्वारा इसे सहयोग दिया गया। आगे इसका निर्माण नाबार्ड द्वारा किया गया। नाबार्ड क्या है, कैसे काम करता है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। नाबार्ड एक नेशनल रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक, जो परियोजनाएं होती हैं रूरल क्षेत्र में, जैसे आप बोल सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई परियोजनाएं संचालित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है विभिन्न सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो नाबार्ड का बेसिकली यही पर्पज होता है और इसीलिए इसका निर्माण किया गया। यह सरकारों को ऋण उपलब्ध करवाता है रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए, कोई स्कीम चलाने के लिए। चौथी नहर आती है नर्मदा नहर, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसका शुरुआत हुई 2008 में। इसकी शुरुआत आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले की जो है 3 नहरों उनकी शुरुआत जरूर याद रखिएगा। इसके लाभान्वित जिले हैं जालोर सर्वाधिक लाभान्वित और बाड़मेर। अब आगे देखते हैं अपन नर्मदा नदी पे कुछ, नर्मदा जो नहर है उस पर कुछ लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। तो सांचौर लिफ्ट नहर जालोर में है, वादरिया लिफ्ट नहर बाड़मेर में, और पनोरिया लिफ्ट नहर ये भी बाड़मेर। नर्मदा नहर को सरदार सरोवर बांध गुजरात से निकाला गया है। राजस्थान की प्रथम नहर जिसपे बूंद बूंद या फुहारा तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। धौलपुर लिफ्ट नहर नर्मदा नहर के बाद ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन वाली दूसरी परियोजना है। इस पे क्या है, अभी बात चल रही है कि इस पे भी ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई या फुहारा तकनीक को लागू करना अनिवार्य करना पड़ेगा। मतलब आप गंगानगर हनुमानगढ़ में जैसे और नहरों पे सिंचाई की जाती है खुली सिंचाई, वो सिंचाई आप नर्मदा नहर के पानी से नहीं कर सकते। इससे नर्मदा नहर का पानी आप या तो पीने के लिए यूज कर सकते हैं या बूंद बूंद सिंचाई से आप इससे सिंचाई कर सकते हैं, ताकि कम पानी से ज़्यादा खेती की जा सके। बेसिकली मेरा मानना ये है कि ड्रिप इरिगेशन हर जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी है राजस्थान में और लोग खुला पानी देते हैं। ड्रिप इरिगेशन से भी उतना ही उत्पादन, उससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है, पर उसमें थोड़ी मेहनत होती है, तो लोग मेहनत से बचने के लिए पानी खुला देते हैं। 5वीं नहर कौन सी है? गुड़गांव नहर या यमुना नहर। ये किसके से हो? राजस्थान और हरियाणा, यमुना नदी पे बनी है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये भरतपुर को सर्वाधिक लाभान्वित करती है और शेखावटी का कुछ हिस्सा भी कवर करती है। छठी है भरतपुर नहर। यह राजस्थान और यूपी दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। नदी इस पे है यमुना, लाभान्वित जिला सबसे ज़्यादा भरतपुर है। अन्य कुछ परियोजनाएं हैं जिसको आपका नाम याद रखना है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है।
क्योंकि आपको इधर परियोजना का नाम दिया जाएगा और इधर डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। इनको मैच करने का आपको क्वेश्चन आएगा। आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो या पुराने पेपर आप देखते रहिए, तो उनमें ऐसे मैच करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इनको आपको डिटेल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके बहुत सी बुक में तो इनके नाम ही नहीं दिए गए, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उस पर मैंने टिक कर रखा है, तो उनको आप ज़्यादा ध्यान रखिए। बाकी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। काली सिंध जो परियोजना है वो झालावाड़ में है। आप इन सभी को तभी नोट कीजिएगा जब आप इनको याद रख पाएँ सभी को। अगर सभी को याद नहीं रख पाएँ तो केवल टिक वाली अपने नोट्स में लिखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। काली सिंध, चवेली या चोली, छापी, कांगरीन, पीपलाद और भीम सागर, रेवा, ये सभी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। तो आपको याद रखनी है, इनमें से 4 नाम आप जरूर याद रखें। ये इम्पोर्टेंट मैंने इस आधार पर चुना है कि या तो इनका किसी न किसी छोटे या बड़े एग्ज़ाम में इनका नाम आया है, या इनके बारे में चर्चा होती रही है कभी न कभी न्यूज़पेपर में, और तो उस आधार पे इनको इम्पोर्टेंट माना है। तो मेरा मानना ये, आप टिक वाली नोट कीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। मेरा मानना ये, फालतू दिमाग में देखो, दिमाग में क्या है, लिमिटेड डाटा स्टोर होना है। तो आप डाटा वो स्टोर कीजिए कि जो आपके एग्ज़ाम में आने के 99% चांस है। ठीक, आप अगर 100 पेज की बुक है, किसी ने बोला कि 100 पेज की बुक पढ़ लो, आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। और किसी ने आपसे बोला कि 15 पेज है, वो पढ़ लो, और आपके 100 में से 70% आ जाएंगे, और इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप 15 पेज ढंग से पढ़ लें, उनमें उनकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, ताकि उनमें आपसे कोई गलती ना हो। न कि 100 पेजों को पढ़ने में और 100 में से 100 नंबर लाने में समय जाया करें। क्योंकि ये पढ़ के, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। राजस्थान जियोग्राफी की ऐसी ऐसी किताबें लोग पढ़ते हैं, उसमें से याद रहता नहीं है। राजस्थान जियोग्राफी के नोट्स कुछ कोचिंग पढ़ाती है 300-400 पेज तक। अब 15 सब्जेक्ट आने हैं, एक सब्जेक्ट 400 पेज का है, आप उसको कैसे याद करोगे? अगर कर सकते हो तो कीजिए, कोई इशू नहीं है, पर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो। तो अगली है राजगढ़, ये भी झालावाड़ के अंदर है। अगली है बैथली, ये 12 में है। बिलास, ये भी 12 में है। परवन, ये 12 और झालावाड़ में है। लासी, ये भी 12 में है। हथियादे, ये भी 12 में है। इसमें से आपको हथियादे, परवन और राजगढ़, ये 3 नाम याद रखिएगा। हरीशचंद्र, ये कोटा में है। गोपालपुरा, तकली, सावन भादो, आलनिया, ये भी कोटा के अंदर है। इसमें से ये 2 नाम आपको याद रखने जरूर। अगला नाम आता है चाकण, ये बूंदी के अंदर है। गुड्डा, ये भी बूंदी में है। करदड़ा, ये भी बूंदी में है। मेजबान, ये भी बूंदी में है। मेजबान बूंदी में है, और मेजाबान परियोजना ये भीलवाड़ा में है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। पीपलाद सवाई माधोपुर में है। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। ये दोनों नाम आपको पहले भी मिले होंगे, और नहीं मिले हैं तो आगे भी आएंगे, तो ये यहाँ पे आप मत लिखिएगा इनको। ठीक है। इंदिरा गांधी लिफ्ट, चंबल, ये सवाई माधोपुर पे है। माधो सागर बांध, ये दौसा में है। माधो सागर के अलावा कौन से बांध है दौसा के अंदर? रेडियो सागर, मोरेल बांध, चिरमिरी, जिली मिली, ये पांचों के पांचों परियोजनाएं कौन सी है? दौसा में है। ठीक।
तो अगली है सोम कागदर, उदयपुर के अंदर है। सोम कमलांबा, ये डूंगरपुर में है। भीखाबाई सांगवाड़ा माही नदी पे है जो, ये भी डूंगरपुर में है। कंडाना बैंक वाटर माही पे है, ये डूंगरपुर में। ये भी चारों नाम आपको याद रखने, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये दोनों तो पूछी गई हैं पहले एग्जाम में। ये इस पे मैंने टिक नहीं किया नोट्स में, पर आप ये ध्यान रखिएगा, मेरे को अब याद आ गया कि ये पहले भी पेपर में आ चुकी हैं। तो आपको ये चारों की चारों परियोजनाएं याद रखनी है। ये दोनों तो सबसे ज़्यादा, जिनके नाम एक जैसे हैं तो आपको उसमें से क्वेश्चन बन सकता है उनको। क्यों? क्योंकि जिनके नाम एक जैसे हैं उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और आपसे गलती होने की उतनी ही ज़्यादा उम्मीद रहेगी। ठीक, तो इनकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी। जैसे अभी मैं आगे क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो उससे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे वो क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चलेगा उस क्वेश्चन में से मैं कुछ क्वेश्चन कहाँ से बनाऊंगा, राजस्थान अध्ययन की किताबों से। राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं उसमें से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उनको कर पाएंगे। ठीक, तो आगे बात करते हैं अपन सूकली सेलवाड़ा परियोजना। ये सिरोही के अंदर है। बाकली बांध है जो, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकली बांध सूकड़ी नदी पे है, ये जालोर में है। बाड़ी बांध, बाड़ी सेदड़ा, ये भी जालोर में है। नारायण सागर, ये अजमेर में है। ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है क्योंकि इस पे अभी भी बात चल रही है। अभी लगभग ये आने वाले 3-4 सालों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इस परियोजना पे काम चल रहा है और गहलोत साहब हैं जो अपने, वो मोदी जी को चिट्ठी लिख के इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लिए एक चिट्ठी लिख चुके हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये करंट में चलने वाली चीज़ है और इस पे अभी काम चल रहा है, ये अभी तैयार नहीं हुई है। तो इस परियोजना का क्या नाम है? राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, RECP, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। इसके लिए लगभग बजट का अनुमान किया गया है 37,000 करोड़, जो 13 जिलों को लाभान्वित करेगा। क्या योजना है? बनास व चंबल की सहायक नदियों पार्वती, कुन्नू, गंभीरी के पानी को रोककर बचाई जाने वाली यह नहर परियोजना है। इसका पानी किसके लिए यूज किया जाएगा आगे? सिंचाई के लिए। लगभग 13 जिलों में ये जाएगी। ठीक, तो ये आपको नदियों के नाम भी याद रखने हैं इनके। ये मान के चलिए कि आगे आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आएगा ये, या तो प्री में आएगा, प्री में नहीं आया तो मेंस में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही रखना है। ये प्री में जैसे RS का प्री है तो वहाँ पे 1 या 1.5 नंबर दिलवाएगा 1.33। अगर मेंस में आता है तो मेंस में ये 2 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये परियोजना चल रही है तो इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर आएगा, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक, तो आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है जिसमें अपने राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों को या किसी को बोलिए देखने के लिए। ठीक, तो धन्यवाद। आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं। थैंक यू सो मच।